अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और लास्ट क्लास में हमने लोअर प्लांट्स में जो फर्स्ट ग्रुप है यानी एल्गी, उसकी 3 क्लासेस क्लोरोफाइसी विच इज ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी के डिस्टिंग्विश करते हुए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। हमने एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी देखे थे और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को याद किया था। अब मैं एनसीईआरटी की ही एक टेबल डिस्कस करने वाली हूं जो आप मुझे फिल करवाएंगे। मैं देखती हूं आपने कितनी पढ़ाई करी है। हम कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक्स को भी लर्न करने की ताकि ये टेबल से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। हमने बात की थी स्टूडेंट्स की जो मेन 3 क्लासेस हैं एल्गी की, ग्रीन ब्राउन एंड रेड, उसमें मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या क्या थे। नंबर 1 पिगमेंट कौन सा है, ये देखिए लिखा हुआ है पिगमेंट। नंबर 2 स्टोर्ड फूड, फिर उनकी सेल वॉल में डिफरेंस था और फ्लैजिलेशन में डिफरेंस था। याद है आपको यही 4 कैरेक्टर्स पढ़े थे। आइए इस टेबल को फिल करते हैं। 3 क्लासेस पढ़ी थी हमने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और वो कहाँ का प्लेयर था, पोर्चुगल का, पोर्चुगीज प्लेयर था। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। आइए लिखवाइए मुझे इसके कॉमन नेम्स क्या हैं। क्लोरो मीन्स ग्रीन, तो दे आर ग्रीन एल्गी। याद आ रहे हैं कोई एग्जाम्पल्स? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, ये सब। नाउ फियोफाइसी मतलब, फियो मतलब ब्राउन, सो दे आर ब्राउन एल्गी। हमने ट्रिक से सब एग्जाम्पल्स लर्न किए थे। और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। तो ये तो अब रट ही गया है अपने को, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मेजर पिगमेंट्स, देखो ट्रिक याद बताती हूं आपको। क्लोरोफिल ए तो सब में होता है, तो तीनों में लिख दो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। लिख दिया, ए लिख दिया। अब ए के बाद क्या आता है? अरे ये तो अपन सबको पता है, ए के बाद आता है बी, तो ये लिखा बी, अगले में लिखा सी और उसके अगले में लिख दिया डी। हो गया याद, ए बी सी डी। और ये ब्राउन है, तो ब्राउन है तो इनमें क्या मिलेगा, फ्यूकोजैंथीन। याद है आपको, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्यूकोजैंथीन के कारण ही जो ब्राउन एल्गी हैं उनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेके डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन तक होता है। और ये रेड है तो इनमें क्या मिलेगा, फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। और हमने पढ़ा है कि नॉट ऑल रेड एल्गी आर रेड इन कलर। याद है आपको, हर्वेला एक कलरलेस रेड एल्गी है, या बेट्राकोस्पर्मम ये ऑलिव ब्लू कलर का था। बट यस मेजरली दे आर रेड। हो गई टेबल, बस यही तो दिया हुआ है टेबल के अंदर। तो कैसे याद रखेंगे, ए फिर बी सी डी, और ये ब्राउन है तो फ्यूकोजैंथीन, ये रेड है तो फाइकोएरिथ्रिन। आप कहोगे मैम ये ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए तो क्लोरोफिल ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलो अब स्टोर्ड फूड पे आते हैं। स्टोर्ड फूड कैसे ध्यान रखना है, ग्रीन एल्गी जो है ये मोस्ट एडवांस्ड है, इन्हें ही हायर प्लांट्स का एंसेस्टर माना जाता है। तो इनमें वही स्टोर्ड है जो हायर प्लांट्स में होता है, यानी स्टार्च। इनमें स्टार्च है, और जो सबसे लीस्ट एडवांस्ड है, जो ऐसा माना जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद जो प्रोकैरियोट्स है यही हुए होंगे डेवलप, फिर ब्राउन, फिर ग्रीन, फिर हायर प्लांट्स। तो जो लीस्ट है उनमें भी स्टार्च है, पर उनमें फ्लोरिडियन स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो चाहे मोस्ट एडवांस्ड हो चाहे लीस्ट एडवांस्ड हो, दोनों में स्टार्च है। इसमें नॉर्मल स्टार्च और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च। याद है आपको ये किसके जैसा होता है? यस, इट इज लाइक अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। और यहां तो एक है, अब यहां पे 2 आएंगे। कौन कौन से थे? मैनिटॉल एंड लेमिनारिन। हालांकि मैंने आपको इसमें स्टार्च एंड ऑयल पढ़ाया है, यहां भी ऑयल लिखवाया है, वो भी होता है। बट इफ यू गो बाय एनसीईआरटी, दीज आर द फर्स्ट चॉइसेस। नाउ व्हाट अबाउट सेल वॉल? सेल वॉल याद करने का तरीका बताती हूं आपको। यहां पर सिर्फ एक कंपोनेंट लिखेंगे, ये लिख दिया सेल्यूलोज। यहां पे 2 कंपोनेंट्स लिखेंगे, सेल्यूलोज एंड एल्जिन। और यहां पर मैं 3 कंपोनेंट्स लिखूंगी, सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फोनेटेड ईस्टर्स। सो पॉलीसल्फोनेटेड ईस्टर्स। तो याद कैसे रख सकते हैं? 1, 2 और 3।
हालांकि इसमें हमें पता है इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है, आउटर पेक्टोज की होती है, बट मेजरली सेल्यूलोज है, इसीलिए एनसीईआरटी में इस टेबल में एक दिया हुआ है। यहाँ पर सेल्यूलोज, पेक्टोज, लेकिन साथ में एल्जिन, ये हाइड्रोकोलॉइड है, याद है आपको, एल्जिनेट, एल्जिनिक एसिड, उसी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सेल्यूलोज और पेक्टोज तो है, लेकिन साथ में हाइड्रोकोलॉइड्स थे, अगर, कैरागीन और वो सब मैंने आपको बताया था सल्फोनेटेड होते हैं, ये वाले नॉन सल्फोनेटेड होते हैं, तो उन्हीं का नाम लिखा है। तो 1, 2 और 3 कंपोनेंट्स अपने को लिखने हैं। अब फ्लैजिला की बात करें, हम जानते हैं स्टूडेंट्स की जो रेड एल्गी हैं उनकी लाइफ साइकिल में कभी भी फ्लैजिला नहीं बनता। इवन उनके जो स्पर्म्स, मेल गैमीट्स बनेंगे oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो भी हमने पढ़ा था नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर तो फ्लैजिला है ही नहीं, तो उसको पहले लिख देते हैं एब्सेंट। अब इन दोनों में क्या सिचुएशन थी, यहां पे इक्वल साइज के फ्लैजिला थे, इक्वल, यहां पे अनइक्वल थे, याद आ रहा है आपको, डायग्राम बना के दिखाया था। और यहां पर जो फ्लैजिला था वो 2 ही होते हैं, 2 इन नंबर, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, जबकि यहां पर 2 to 8 इन नंबर होते हैं और सारे इक्वल होंगे। अपन ने क्लेमाइडोमोनास बनाया था, ऐसे 2 फ्लैजिला निकाले थे, बिल्कुल इक्वल, 2 to 8 इन नंबर, और वो टिप पे से निकल रहे हैं, यानी अपाइकल इन पोजीशन। देखिए फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन की बात करी है। यहां पर क्या सिचुएशन थी, यहां पे सपोज अगर ये उसका गैमीट है या स्पोर है, इस तरह से 2 थे, और एक जो था वो टिंसल टाइप का था, लाइक दिस, और एक स्मूथ था, विप्लैश था, जबकि यहाँ दोनों विप्लैश ही होंगे ऑलवेज। तो इस कंडीशन को, ये टेबल में एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये मैं लिख रही हूँ, आइसोकॉन्ट कहते हैं। आपको लगी तो नहीं, इसे आइसोकॉन्ट कहते हैं। और यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के हैं और लेटरल हैं, तो इन्हें हमने क्या कहा था, हेटेरोकॉन्ट। 1 इज विप्लैश टाइप एंड 1 इज स्मूथ टाइप, याद आ रहा है। एनसीईआरटी में ये 2 टर्म्स नहीं दिए हुए हैं इस टेबल के अंदर, पर ये दिया है, यहाँ 2 to 8, यहाँ 2, इक्वल, अनइक्वल, अपाइकल, लेटरल। हम क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम याद करके और आसानी से इसे याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैबिटेट। हैबिटेट में हमने पढ़ा था कि पहले कैसे टेबल में लिखना है। देखो 3 तरह का वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर जैसे रिवर का, पॉन्ड का, लेक का, फिर सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर, सॉल्ट वाटर, सी का, ओशियन का, और एक होता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर का मतलब मैंने आपको बताया था, ना पूरा फ्रेश वाटर ना पूरा सॉल्टी, थोड़ा खारा पानी है, जहां पर नदी समुद्र में मिलती है, जो मिक्स वाटर है। तो मैं तीनों को यहां लिख देती हूं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश एंड सॉल्टी वाटर, या मेरीन वाटर, एक ही बात है। ऐसी 3 मैं यहां लिख देती हूं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश एंड देन सॉल्टी वाटर। अब किसको याद है बताइए, इनमें से फ्रेश वाटर फॉर्म्स किस वाली क्लास में ज्यादा होते हैं? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, हार्डली 10% जो है वो ब्रैकिश और ये होंगे। नाउ हमने पढ़ा था कि ब्राउन एल्गी मोस्टली मरीन वाटर होते हैं। मेरीन मतलब इन दोनों को ही मेरीन मानेंगे, तो रेयर होते हैं फ्रेश वाटर, रेयर। रेड एल्गी भी मोस्टली मरीन ही होंगे, सॉल्टी वाटर मोस्टली मरीन होंगे, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर हो सकते हैं, सम, जैसे हमने बेट्राकोस्पर्मम पढ़ा था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि फ्रेश वाटर सबसे कम फॉर्म्स किस में होंगे, फ्रेश वाटर वाले, ये रेयर है, ये फिर भी कुछ है, और ये तो मोस्टली। हालांकि ये मोस्ट एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में ये रेयर लिखा है, ये सम लिखा है, ये मोस्ट लिखा है, ये नहीं दिया, कोई बात नहीं, बट हम ये जानते हैं स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास सब फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं। सो इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। इस टेबल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो ABCD फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे या इस पार्ट में से कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। सो आई होप आप यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज। सो अब आइए, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, बट उसके पहले प्लीज नोट दिस डाउन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो तीनों क्लासेस हैं एल्गी की, इन एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रोल प्ले करते हैं ये हमारी लाइफ में, किस तरह से ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्या बेनिफिट्स देते हैं हमारे, मतलब ऑल अदर
ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमंस की नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. स्टूडेंट्स, एल्गी चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे रेड हो, सभी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स दे आर पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम. पूरी अर्थ पे ऑलमोस्ट 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकेले ये एल्गी कर देते हैं. तो पहला बहुत बड़ा इनका एडवांटेज ये है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. और जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी ये खाना बना रहे हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इनको फिर कंज्यूम करेंगे जो कंज्यूमर्स होंगे. तो क्योंकि ये दे आर मोस्टली एक्वाटिक, तो एक्वाटिक लाइफ में जो फूड का सोर्स होगा वो ये एल्गी ही खाना प्रोवाइड करेंगे. और जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो हम जानते हैं CO2 यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है कार्बोहाइड्रेट बनाने में, और ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो जब आप इमेजिन करिए एक पानी में एल्गा है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उस पानी में डिजोल्व्ड CO2 को ले रहा है, O2 को बाहर निकाल रहा है, तो वो O2 कहाँ जाएगी? उस वाटर में डिजोल्व हो जाएगी. और उस वाटर में फिर जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन्हें रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए O2 चाहिए, वो इस O2 को यूज कर लेंगे. तो एक्चुअली एल्गी खाना तो बना ही रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर तो हैं ही, सबको खाना तो दिलवाएंगे ही, साथ में वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन ऑफ अदर एक्वाटिक एनिमल्स. सो फर्स्ट यूज है इनका फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हम क्या लिख सकते हैं? एटलीस्ट हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज डन बाय एल्गी. सेकेंड, इसी फोटोसिंथेसिस के कारण दे रिलीज ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरमेंट. ऐसा लिख देती हूं, जो भी आसपास का इनका एनवायरमेंट है, जो मोस्टली पानी है एल्गी में, immediate environment. And why do they release oxygen? Because of photosynthetic activity. So they release oxygen, hence increase O2 concentration in immediate environment because of photosynthesis. और ये जो concentration है, this is essential for respiration of aquatic organisms. उनके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ये वाला बहुत अच्छा काम आने वाला है. नाउ सेकेंड, तो इन्होंने इसमें भी हेल्प कर दी. नाउ सेकेंड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, यानी कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. अब इस प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाएगा, या तो वो हर्बीवोरस शाकाहारी होगा तो डायरेक्ट खा लेगा, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे, या अगर वो मांसाहारी है, जैसे एक शेर ने एक बकरी को खाया, उस बकरी ने क्या खाया होगा? पेड़, पत्ती, जो भी. यहाँ एल्गी नहीं, प्लांट के एग्जाम्पल देके बता रही हूँ. तो पेड़ ने तो खाना खुद बनाया है सनलाइट से, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जैसे कि एल्गी है. उसको खाया बकरी ने, तो वो जो गोट है, काव है, बफेलो है, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गई. और उसे खाया सपोज करिए एक लायन ने, तो वो सेकेंडरी, वो कंज्यूमर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. तो यानी पानी में एक्वाटिक एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स, उनका जो फूड चेन है उसका बेसिक क्या होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. अगर हम एक्वाटिक लाइफ में से एल्गी को हटा दें तो भयंकर भुखमरी फैल जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी. अब आप कहोगे कि मैम शेर आई मीन एक्वाटिक लाइफ में नहीं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. मान लो एक बड़ी मछली है जो छोटी मछलियों को खाती है, तो वो कैसे मरेगी? छोटी मछली तो है भाई, छोटी मछली तो एल्गी खा रही है, उसको तो फूड चाहिए. तो वो अगर भूख से मर जाएंगी तो उनका नंबर कम हो जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो मर जाएंगे, तो जो टर्शियरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो मर जाएंगे, और पूरे के पूरे एक्वाटिक लाइफ विल बी हैम्पर्ड. सो दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. That means they are the source of food and hence forms basis of all food chains in aquatic animals. जितने भी यहां देखिएगा, जितने भी फूड चेन्स हैं
जितने भी फूड चेन्स या फूड साइकिल्स कह सकते हैं हम एक्वाटिक एनिमल्स में, जितने भी फूड साइकिल्स हैं उन सब का बेसिस बनाता है, ऑल फूड चेन का बेसिस। अब जो मैं थर्ड पॉइंट पढ़ाने वाली हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, और वो है सोर्स ऑफ फूड, या एज फूड, ऐसा लिखती हूं, एज फूड। अब इसका क्या मतलब है? कई सारे एल्गी हैं स्टूडेंट्स जिन्हें यूज किया जाता है एज फूड बाय द ह्यूमन। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो खाना बना रहे हैं, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट, वो बात नहीं कर रही हूं, उन्हें खुद एज फूड खाया जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है, मार्केट में अवेलेबल है। याद है आपको मैंने पढ़ाया था जब ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया था, स्पाइरुलिना, उसके तो कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसे सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं। अब हालांकि स्पाइरुलिना को प्रोकैरियोट्स मोनेरा में पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को, बट पहले यही क्लासिफाई करते थे। सो फूड के मैं नाम लिखती हूं। पहला क्लोरेला, हालांकि क्लोरेला यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा है, तो इसे भी अब एक्चुअली किस में पढ़ना चाहिए? प्रोटिस्टा किंगडम में, बट अभी हम इसे यहीं रीड करते हैं, एनसीईआरटी में भी यहीं दिया हुआ है क्लोरेला। इसे स्टूडेंट्स जो स्पेस में ट्रैवल करने जब जाते हैं साइंटिस्ट, तो वहां पर एज फूड लेकर जाते हैं, इसको खाते हैं, और प्लस ऑक्सीजन इससे जो निकलता है उसको भी वो यूज करते हैं। सो यूज्ड फॉर फूड एंड ऑक्सीजन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे स्पेस एल्गा भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये स्पेस में घूमकर आता है, हम तो नहीं घूम पाते, पर ये बढ़िया स्पेस में घूमकर आएगा। आएगा क्या बेचारा, ये तो खा ही लेंगे वहां पे, तो फिर ये आएगा कैसे? जाएगा तो सही पर आएगा नहीं। सो दिस इज कॉल्ड स्पेस एल्गा, क्योंकि इसे स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं एज फूड एंड एज ऑक्सीजन सोर्स। फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, ऑक्सीजन सोर्स। ग्रीन एल्गी की बात करते हैं नाउ। स्पाइरुलिना, ये भी बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है, सिंगल सेल प्रोटीन। हालांकि अब ये एल्गी में नहीं आता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी मोनेरा किंगडम में आएगा ये। और स्टूडेंट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रीन एल्गा है जिसका नाम है अल्वा। अल्वा की एक और खासियत है, वैसे तो सारे ग्रीन एल्गा 90% फ्रेश वाटर होते हैं, पर अल्वा जो है ये मेरीन होता है। दिस इज मेरीन ग्रीन एल्गा। ये पता है कैसा लगता है? ये मेरीन है, समुद्र सी में मिलता है, और जैसे वो लेट्यूस नहीं आता है, वो पत्ता गोभी टाइप का सलाद खाते हैं, सैलड, तो यूरोपियन कंट्रीज में इसको खाया जाता है एज सैलड। सो ये भी फूड का सोर्स है, इसको सी लेट्यूज कहते हैं, सी लेट्यूज एज सैलड बाय द यूरोपियन पीपल। तो ग्रीन एल्गा की बात करें तो क्लोरेला, हालांकि अब स्पाइरुलिना इसमें नहीं आता है, और अल्वा, ये सब फूड के सोर्सेज हैं। इसी तरह कई सारे ब्राउन और रेड एल्गा भी हैं स्टूडेंट्स, जिनको फूड सोर्स की तरह यूज किया जाता है। आप इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से रेड एल्गा और ब्राउन एल्गा हैं। इन सब के नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो क्लोरेला एक यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा है, देन अल्वा ये मेरीन ग्रीन एल्गा है, और स्पाइरुलिना ये सब प्रोटीन के फूड के सोर्सेज हैं। हालांकि स्पाइरुलिना को अब मोनेरा में रखते हैं, बट एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। नाउ फूड में ही मैं आगे बढ़ा रही हूं बात को। रेड एल्गा, रेड एल्गी में स्टूडेंट्स आपको याद है हमने दो डायग्राम्स बनाए थे, एक पॉलीसाइफोनिया का और एक पोरफायरा का, जिसको मैंने कहा था ये पोरफायरिन रिंग जैसा है, ऐसे करके डायग्राम बनाया था। तो वो फूड की तरह यूज होता है पोरफायरा। ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है, और एक जो नहीं लिखा पर क्वेश्चन आता है वो है कॉन्ड्रस। ये जो कॉन्ड्रस है स्टूडेंट्स, इससे वो कैरागीन भी मिलता है, जो हाइड्रोकोलाइड है ना, उसको भी यूज किया जाता है, बट अभी हम इसका इतना ही नाम लिखते हैं, वो हम नोट करके लिख लेंगे। देन ब्राउन एल्गा, ब्राउन एल्गा में ये हम एज फूड की बात कर रहे हैं, एज फूड। ब्राउन एल्गा में स्टूडेंट्स लैमिनेरिया अपन ने पढ़ा था, लैंप जैसा, याद है आपको? लैमिनेरिया, इसका एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। ये केल्प है एक, मतलब बड़ा सा मेरीन है और बहुत बड़ा सा रहता है, तो ऐसा लगता है जैसे शैतान का
पोशाक, एप्रन हो, ये इसे डेविल्स एप्रॉन भी कहते हैं। सो लैमिनेरिया को फूड की तरह यूज किया जाता है। और एक है सरगासम, सरगासम, सरगासम या सरगासा वो एक ही बात है। सो सरगासम, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। सरगासम के बारे में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहीं पर कवर करती हूँ स्टूडेंट्स। सरगासम जो है इसे गल्फ वीड कहा जाता है। गल्फ वीड क्या मतलब है? जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वहां पर सरगासम जो है वो ये फ्री फ्लोटिंग है, फ्री लिविंग है और मरीन है, ब्राउन एल्गा है। ये इतना ज़्यादा नंबर्स में फैले रहते हैं क्योंकि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रैगमेंटेशन से, कि अगर उस पार्ट ऑफ द ओशन से कोई जहाज़ निकले तो ये उस बोट के या शिप के नीचे अगर ये लटक गए, इकट्ठे हो गए जाल जैसा बना के, तो इवन वो उस शिप को डुबो सकते हैं, उसको सिंक कर सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है, वीड है, अनवांटेड है उस जगह पर, वहां पर शिप्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, इसीलिए इसे गल्फ वीड बोलते हैं। और इस तरह के सी को, उस एरिया को सरगासो सी बोलते हैं। सो सरगासम के बारे में ये लिख रही हूं मैं ये कि दे फॉर्म सरगासो सी, सरगासो सी इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, right? And they can even sink ships due to rapid multiplication by वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब फ्रैगमेंटेशन, ऑफ कोर्स उसके कारण से ये बहुत सारे नंबर्स में रहते हैं और समुद्र जहाज को भी डुबो सकते हैं। इस सी को कहते हैं सरगासो सी। तो पूछते हैं सरगासो सी किसके कारण से बन रही है? सरगासम के कारण से, और यही गल्फ वीड कहलाता है। एक हमने रेड सी पढ़ा था, ट्राइकोडेस्मियम ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण था। एक हमने रेड टाइड्स पढ़े थे जो हमने प्रोटेस्टा में पढ़े थे, डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण, और ये सरगासो सी है जो रेड ब्राउन एल्गा के कारण है, विच इज सरगासम, राइट? आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स और क्या यूज है? एक तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसीलिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो और एनिमल्स और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। खाना, फूड की तरह इनको हम यूज कर रहे हैं। अब ये बहुत बढ़िया आयोडीन का भी सोर्स होते हैं। सो सोर्स ऑफ आयोडीन किसको याद है? मैंने बताया था कौन से वाले एल्गी सोर्स ऑफ आयोडीन है? आपको याद है? दो ब्राउन एल्गी का नाम आपको पढ़ाया था, फ्यूकस एंड लैमिनेरिया। लैमिनेरिया को फूड की तरह खाने में भी यूज कर रहे हैं और आयोडीन भी मिलता है इससे, सोर्स ऑफ आयोडीन। दे आर ब्राउन एल्गी। और ये जो फ्यूकस है, याद है आपको लैमिनेरिया लैंप जैसा था और फ्यूकस फोर्क जैसा डायग्राम बनवाया था मैंने आपको, क्योंकि इनसे आयोडीन मिल रहा है, इसीलिए यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। जो थायराइड डिसऑर्डर है, जहां आयोडीन की कमी होती है, वहां इनको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट एक पोटेशियम का सोर्स भी होता है। मैक्रोसिस्टिस नाम का एक ब्राउन एल्गी है, केल्प है, लार्ज एल्गी, उससे हमें पोटेशियम मिलता है। सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैक्रोसिस्टिस। नाउ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इन एल्गी से हमें हाइड्रोकोलॉइड्स मिलते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। क्या होते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स? हमने पढ़ा है, दे आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। बताइए, ग्रीन, ब्राउन, रेड तीनों एल्गा से ये मिलते हैं या सबसे नहीं मिलते? हमने पढ़ा है ये कहां से मिलते हैं? ब्राउन एल्गा एंड रेड एल्गा, फ्रॉम रेड एंड ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल थी, अगर आपको याद हो, उसमें कोई हाइड्रोकोलॉइड नहीं था, सिर्फ सेल्यूलोज और पेक्टोज था। पर रेड और ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल थी, उसमें हमने पढ़ा था सेल्यूलोज की इनर लेयर है और उसके चारों तरफ हाइड्रोकोलॉइड की लेयर होती है। बहुत अच्छे से हमने समझा था। तो आइए हम देखते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ब्राउन एल्गा, हम सीरियल ऑर्डर में ही पढ़ते हैं, तो ब्राउन एल्गा से हमें एल्जिन मिला था। एल्जिन,
दिस इज फ्रॉम ब्राउन एल्गी, हाइड्रोकोलॉइड है। जबकि रेड एल्गी से हमने 2 सब्सटेंसेस पढ़े थे, 3 पढ़े थे एक्चुअली, मैं यहाँ 2 के नाम लिख रही हूँ। एक कैरागीन या कैरागिनिन, एक ही बात है, और एक हमने पढ़ा था अगर, और एक फिनोरी भी पढ़ा था, राइट। अगर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें किससे मिलता था? 2 रेड एल्गी थे, क्या क्या थे, किसको नाम याद है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। और क्योंकि स्टूडेंट्स इनसे अगर मिलता है, इन्हें अगैरोफाइट्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अगैरोफाइट्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगैरोफाइट्स कौन है? जो अगर प्रोड्यूस करवाएं, और अगर कौन प्रोड्यूस करता है? जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरियम। और ये जो अगर है, इसको कहाँ से मतलब क्या यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया था, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करना है तो कल्चर मीडिया इसी का बनाते हैं, या आइसक्रीम जेलीज में भी ये यूज़ होता है इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए। सो यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, very very important, and emulsifying agent used in ice creams and jellies, और ये रेड एल्गी है, हर वर्ड पे क्वेश्चन आता है, अगर रेड एल्गी से मिलेगा, कौन से रेड एल्गी से मिलेगा और उसके क्या काम होते हैं। नाउ एल्जिन हो चाहे कैरागीन हो, सबका काम वही होता है स्टूडेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं सब। कैरागीन जो है वो किससे मिलता है, ये क्वेश्चन आता है। ये भी एक ऑफ कोर्स रेड एल्गा से ही मिलेगा, और उस रेड एल्गा का नाम है रेड एल्गी कॉन्ड्रस। अभी मैंने आपको बताया था, यहां देख सकते हो आप बोर्ड पे, अभी रब नहीं किया है, कि रेड एल्गी में पोरफायरा और कॉन्ड्रस, इन 2 को खाया जाता है एज फूड। उसी कॉन्ड्रस से कि एक स्पीशीज से बहुत ढेर सारा हमें कैरागीन मिलता है, उस स्पीशीज का नाम मैं लिख रही हूं क्रिस्पस। सो कॉन्ड्रस क्रिस्पस जो है, इससे हमें मिलता है कैरागीन। याद रखना बड़ा आसान है, सी से कैरागीन, सी से कॉन्ड्रस, और इसकी स्पीशीज भी सी से है, सब कुछ सी है, राइट। इन सबको इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह ही यूज करेंगे। यहां पर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कि ये जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस है, इसी को आयरिश मॉस कहा जाता है। आयरिश मॉस, एक्चुअली ये मॉस नहीं है, मॉस तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे मॉसेस में। ये मॉस नहीं, ब्रायोफाइट्स नहीं, ये एल्गा है। ये एक्चुअली आयरलैंड में सबसे पहले मिलता था, फिर इसको और जगह पे भी ग्रो किया गया, तो इसको आयरिश मॉस कहते हैं। वहाँ पर ये फूड की तरह यूज़ होता था, मेडिसिन की तरह यूज़ होता था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने यहाँ पर देखा कि सरगासम को गल्फ वीड कहते हैं, और कॉन्ड्रस क्रिस्पस को जो है आयरिश मॉस कहते हैं। सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सरगासम ये समुद्र बना रहा है। अटलांटिक ओशन का वो पार्ट जहां पर बहुत सारे सरगासम हैं, जिसके कारण शिप्स सिंक हो सकते हैं, उस सी को नाम दे दिया सरगासो सी। सो सरगासो सी इज नेम्ड आफ्टर दिस ब्राउन एल्गा कॉल्ड सरगासम, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने रेड सी पढ़ी, सरगासो सी पढ़ी, रेड टाइड्स पढ़े, राइट। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये जो कैरागीन है, ये तो इतना बढ़िया फूड सप्लीमेंट होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसके लिए आजकल खूब अलसी खाते हैं लोग, वो सब कुछ इस में रहता है। तभी हमने लिखा था कि कॉन्ड्रस को फूड सोर्स की तरह भी यूज करते हैं, और ऑफ कोर्स इससे हमें कैरागीन भी मिलता है। ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट्स है, थिकनिंग एजेंट्स है, आइसक्रीम, जेलीज, इन सब में यूज होते हैं। नाउ यहां पर अब मैं कुछ नोट्स लिखने वाली हूं, कुछ पॉइंट्स जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं कही जाएगी, हार्मफुल अफेक्ट है ये स्टूडेंट्स। नंबर 1, एक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हर्वेला, किसको याद है इसके बारे में क्या पढ़ा था? ये एक रेड एल्गी है और ये कलरलेस है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें जरूरी नहीं है सारे मेंबर्स उसी कलर के हों, वो रेड एल्गी है। सो कलरलेस रेड एल्गी, और क्योंकि कलरलेस है तो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, यानी कि ये दूसरे से खाना लेगा, यानी ये पैरासिटिक है ओवर अदर एल्गी, दूसरे एल्गी पे पैरासाइट की तरह रहता है।
वरना अदरवाइज सभी एल्गी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ये कलरलेस रेड एल्गी है और पैरासिटिक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक और एल्गी का नाम हमें आना चाहिए जो ग्रीन एल्गी है लेकिन वो पैरासाइट की तरह पत्तियों पे रहता है, टी और कॉफी की, उसकी अलग अलग स्पीशीज, एक स्पीशीज टी पर, एक स्पीशीज कॉफी पर, और वो स्टूडेंट्स डिजीज कॉज करती हैं, उनको खराब कर देती हैं। सिफेल्यूरोज, सिफेल्यूरोज, मैं यहां पर भी लिखती हूं दोनों स्पीशीज के नाम, सिफेल्यूरोज कॉफी। ये कॉफी की पत्तियों पे रहेगा तो ये उन पे रेड रेड पैचेस कर देता है, जिसे रेड रस्ट, जंग लग जाती है, जंग लगने को हम रस्ट बोलते हैं। सो रेड रस्ट ऑफ कॉफी डिजीज कॉज करता है। यहां पर एक बात देखिए, कॉफी की स्पेलिंग वैसे COFFEE होती है, पर यहां पर इसकी जो स्पेलिंग है कॉफी COFFEA, और डिजीज करेगा रेड रस्ट ऑफ कॉफी। ऐसे ही स्टूडेंट सिफेल्यूरोज की ही एक और स्पीशीज है वायरिसेंस, वायरिसेंस, ये कॉज करती है टी में सेम डिजीज पर चाय में। सो रेड रस्ट ऑफ टी, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, ये दोनों की बात अगर हम करें, ये पैरासाइट्स हैं, दे आर पैरासिटिक ऑन लीव्स ऑफ टी एंड कॉफी रिस्पेक्टिवली, मतलब ऊपर वाला टी पर और नीचे वाला कॉफी पर, इसकी लीव्स पे पैरासाइट है, डिजीज कॉज करता है। नाउ इसके बाद अब हम कुछ कॉमन नेम्स लिखते हैं, जैसे कि लेट्स से किसका नाम लिख दूं पहले, स्पाइरोगायरा लिख देते हैं। स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो है स्टूडेंट, इसको पॉन्ड सिल्क कहते हैं। ऐसे ही यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स जो है इसको पॉन्ड वूल कहते हैं। पॉन्ड क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब ग्रीन एल्गा है और ग्रीन एल्गा मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, हम जानते हैं। फिर क्लोरेला को स्पेस एल्गा लिख देंगे, अभी मैं लिख नहीं रही हूं। देन आयरिश मॉस हो जाएगा हमारा जो कॉन्ड्रस है। देन जो गल्फ वीड हो जाएगा जो सरगासम है। ये कॉमन नेम्स हैं, राइट। आप इसको नोट करिए, फिर और पढ़ते हैं। एक बार क्विकली लिख लेते हैं ताकि सारे नाम एक साथ आ जाए। हमने क्लोरेला पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लोरेला यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा, इसको हमने स्पेस एल्गा कहा था। फिर हमने एक मेरीन ग्रीन एल्गा पढ़ा था अल्वा, जिसे हमने सी लेट्यूस नाम दिया है, राइट। फिर हमने कॉन्ड्रस पढ़ा है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसे हमने कहा है आयरिश मॉस, आयरिश मॉस। फिर हमने गल्फ वीड पढ़ा है, मैं 9 नंबर यहाँ लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 9 नंबर गल्फ वीड कौन सा है, सरगासम, सरगासम, दिस इज गल्फ वीड। ये सब कॉमन नेम्स हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि लाइफ साइकिल आखिर कैसी होती है जो एल्गी है। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली लाइफ साइकिल जो है मोस्ट ऑफ द एल्गी की वो हैप्लॉन्टिक होती है, मतलब जो इनमें डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड होगा, जिसे गैमेटोफाइट बोलते हैं। जब मैं आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाऊंगी आगे जाकर तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना समझ लो कि 2 तरह की बॉडी हो सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड। अगर वो हैप्लॉइड बॉडी है तो उसे गैमेटोफाइट बोलते हैं, जो गैमीट्स बनाती है, और अगर वो डिप्लॉइड बॉडी है तो उसे स्पोरोफाइट बोलते हैं, वो स्पोर बनाती है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, ऑफ कोर्स माइटोसिस से, और स्पोरोफाइट से हमेशा स्पोर्स बनते हैं। एल्गी की अगर हम बात करें तो उसमें हैप्लॉइड बॉडी रहती है मेजरली, बहुत थोड़ी सी देर के लिए, बस जब वो जाइगोट बनता है 2 एंड डिप्लॉइड, वो केवल स्पोरोफिटिक होता है। जबकि जब हम आगे क्लासेस में जाएंगे, जब हम ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, वहां पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों डोमिनेंट होते हैं, दोनों हाफ हाफ, ऑलमोस्ट हाफ हाफ होते हैं। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड बॉडी ज्यादा देर दिखती है और स्पोरोफिटिक थोड़ा कम।
टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक थोड़ा सा ज्यादा, गैमेटोफाइट थोड़ा सा कम, पर दोनों लाइफ साइकिल में स्टेजेस दिखेंगी। तो उनकी बॉडी कैसी कहलाएगी? उसमें गैमेटोफाइट हैप्लॉइड बॉडी भी है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड भी है, यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और जब हम और आगे बढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, हायर प्लांट्स में, वहां पर जो हमें पेड़ दिखता है ये डिप्लॉइड है, इसका हर सेल डिप्लॉइड है, 2n है, जिसमें रूट, लीफ, स्टेम सब कुछ वेल डिफरेंशिएटेड है, यानी मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है। थोड़ी सी देर के लिए गैमेटोफाइट स्टेज आती है जिसमें वो गैमीट्स बनते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, वरना मेजरली डिप्लॉइड है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फिर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और फिर जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक मतलब गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों काफी टाइम के लिए बन रहे हैं, और डिप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट बहुत छोटी सी स्टेज होगी। हालांकि कुछ एल्गी जो हैं वो थोड़ा सा वेरिएशन शो करते हैं, जैसे मैं आपको अभी यहां पर लिखवाऊंगी, जैसे पॉलीसाइफोनिया जो एक रेड एल्गी है, या केल्प्स जो ब्राउन एल्गी है, या एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और जो फ्यूकस अपन ने पढ़ा था, आयोडीन का भी सोर्स है ब्राउन एल्गी, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, मतलब उसका जो डोमिनेंट फेज है स्टूडेंट्स वो स्पोरोफाइट है, बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह। तो क्या कहोगे? सारे एल्गी हैप्लॉन्टिक, लेकिन केल्प, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और फ्यूकस डिप्लॉन्टिक। तो मोस्ट एडवांस्ड कौन हो गया इन सब में से? फ्यूकस। फ्यूकस बहुत एडवांस्ड है, तभी तो हायर प्लांट्स की तरह लाइफ साइकिल शो कर रहा है। तो हम फ्यूकस और हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात अभी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो कॉमन मोस्ट ऑफ द एल्गी की लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक, उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आइए पहले इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, फिर हम लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल इन एल्गी। मोस्ट ऑफ द एल्गी की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गी मतलब जो एक्सेप्शंस लिखेंगे उनके अलावा, उन सब में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लॉन्टिक का मतलब ही है स्टूडेंट्स कि इसमें जो डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड फेज हमेशा गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट जरा सी देर के लिए स्पोरोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट हमेशा गैमीट्स बनाते हैं, ध्यान रखना। स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर्स बनाते हैं, ध्यान रखना। एक्सेप्ट, अब मैं एक्सेप्शंस की बात कर रही हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहले सीरियल ऑर्डर में पढ़ते हैं एडवांसमेंट की तरह। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी बोल सकते हो, डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी कह सकते हो, जैसी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मिलती है, कुछ एल्गी में मिलती है, विच इज एक्टोकार्पस, देन केल्प, देन पॉलीसाइफोनिया। हम जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, तब मैं आपको एक ट्रिक लिखवाऊंगी, तो आपको ये सब कुछ रट जाएगा, बट अभी नहीं। और थर्ड जो मोस्ट एडवांस्ड है, डिप्लॉन्टिक। हालांकि ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस्ड है, ये लाइफ साइकिल के विथ रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं, वो मिलती है फ्यूकस में जो एक ब्राउन एल्गा है। अदरवाइज डिप्लॉन्टिक जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में मिलती है, ये ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में मिलता है, कैसे अपन पढ़ेंगे। और एल्गी में मोस्टली हैप्लॉन्टिक मिलती है। अब इस हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब है इसको समझते हैं, प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स, इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बनाते हैं हम एल्गी के, और अभी हम एक्सेप्शंस की साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसी चैप्टर में आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब मैं आपको पहले बेसिक्स पढ़ाऊंगी ताकि ये साइकिल्स आप खुद ही बना लिया करेंगे। बट अभी के लिए आइए हम देखते हैं क्या सिचुएशन है। नाउ हम बात कर रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, मतलब हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है। मतलब अगर आप कोई एल्गा को देखोगे और उसके सेल को स्टडी करोगे ना, तो वो आपको हैप्लॉइड मिलेगा, उसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, केवल 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं मिलेंगे। सो जो मेन प्लांट बॉडी है
वो गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये है प्लांट बॉडी, प्लांट मतलब एल्गी की जो बॉडी है, दैट इज गैमेटोफाइट। इसी बॉडी पे सेक्स ऑर्गन्स हैं। हमें पता है सेक्स ऑर्गन्स इसके कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड नॉन जैकेटेड। अगर वो मेल गैमीट बनाएगा तो मेल सेक्स ऑर्गन, अगर फीमेल गैमीट बनाएगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहीं पर मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था एंथीरिडियम, एंथीरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं ऊगोनियम, ऊगोनियम। ठीक है, दिस इज, मैं यहां लिख देती हूं, मेल सेक्स ऑर्गन और ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पाइरोगायरा है, समझो इसको, ऐसे सेल्स लगे हुए हैं। तो इनमें से जो भी एक सेल मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या कह देंगे, एंथीरिडियम। जो एक फीमेल करेगा उसे ऊगोनियम। आ रहा है समझ में आपको? सो कुछ ऐसा अलग सा नहीं है, इसमें यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल ही काम कर रहा है सेक्स ऑर्गन की तरह। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ये मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो इस पर जो प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं, ये जो सारे सेल्स हैं जैसे स्पाइरोगायरा में बनाया, ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो इनमें जो सेक्स ऑर्गन की तरह काम करेगा वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। यानी एंथीरिडियम भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ऊगोनियम भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इससे आपको बनाना है मेल गैमीट। मेल गैमीट को कहते हैं एंथीरोजॉइड या स्पर्म। दिस इज मेल गैमीट। और इससे बनेगा एग यानी कि फीमेल गैमीट। और गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि गैमीट को फ्यूज करना है। तो अगर गैमीट तो हमको बनाने ही बनाने हैप्लॉइड पड़ेंगे। तो ये जो मेल गैमीट इससे बनेगा और इससे बनेगा फीमेल गैमीट। बताइए ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो मुझे ये बताओ आप कि ये एक सेल है, सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्यूलर, इससे मेल गैमीट बनना है। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो डिवीजन कौन सा होगा, नेचुरली माइटोसिस। तो यहाँ पे गैमीट्स किस प्रोसेस से बनेंगे, किस डिवीजन से, मियोसिस से नहीं। हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हमारी जो मेन बॉडी है वो डिप्लॉइड है और उससे हमें गैमीट बनाना है हैप्लॉइड, तो वहां मियोसिस होता है, उसे गैमेटिक मियोसिस कहते हैं। पर यहाँ मियोसिस से नहीं, माइटोसिस से गैमीट्स बनेंगे। इस प्रोसेस को गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं तो हम और क्या कह सकते हैं, गैमीटोजेनेसिस। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे। ये हो गया फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। ये दोनों गैमीट्स जो हैं ये आइसोगैमीट्स हो सकते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ये एनाइसोगैमीट्स हो सकते हैं या ये ऊगैमीट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट बताइए कैसा होगा, एन या 2n। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम यहां से आ रहा है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम यहां से आ रहा है, यानी ये होगा 2n यानी डिप्लॉइड। अब समझना हमारे में क्या होता है, हमारी मेन बॉडी भी डिप्लॉइड है, तो जाइगोट में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और हमारी पूरी एम्ब्रियो और फिर अडल्ट बॉडी बन जाती है डिप्लॉइड। पर इस जाइगोट से हमें हैप्लॉइड बॉडी बनानी है। कैसे बनाओगे? अगर इसमें माइटोसिस हो गया तो डिप्लॉइड सेल्स बनने लग जाएंगे, आपको इसमें मियोसिस करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो इसमें हुआ मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, क्या कहोगे, जाइगोटिक मियोसिस। आया समझ में? जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें जाइगोटिक मियोसिस मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे में कैसा मियोसिस मिला है ह्यूमन में, गैमिटो मियोसिस, क्योंकि गैमीट्स बने मियोसिस से। यहां जाइगोट में मियोसिस होगा, उससे स्पोर्स बनते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ऑफ कोर्स हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। और फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके ये बना लेगा न्यू प्लांट बॉडी यानी न्यू गैमेटोफाइट।
मुझे ये बताइए स्पोरोफाइट इसमें किसको कहोगे? स्पोरोफाइट सिर्फ डिप्लॉइड स्टेज होती है। देखो ये भी हैप्लॉइड है, स्पोर भी हैप्लॉइड है। जैसे ही मियोसिस हुआ अब ये सब कुछ हैप्लॉइड है, सिर्फ डिप्लॉइड क्या है? जाइगोट। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इतना सा बस, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद से लेकर मियोसिस होने के पहले तक का, ये है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट सिर्फ जाइगोट एक्चुअली, और बाकी सब कुछ कैसा है? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉइड है, ऐसा लिख देती हूं मैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, ये सब हैप्लॉइड है। तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, गैमेटोफाइट से क्या बनता है? गैमीट। और स्पोरोफाइट से क्या बना? स्पोर्स। यहां पर गैमीट्स बने हैं माइटोसिस से, स्पोर्स बने हैं मियोसिस से। इतना दिमाग में फिट कर लो, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड और गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड। अब मुझे बताइए कि यहां पर स्पोरोफाइट कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको आप स्पोरोफाइट का पार्ट मान सकते हो? सिर्फ जाइगोट को। तो मैं यहां पर लिखती हूं, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर गैमीटोजेनेसिस जो है, गैमीट फॉर्मेशन जो है, वो हो रहा है माइटोसिस से, ना कि मियोसिस से। यहां पर जो मियोसिस हो रहा है वो जाइगोट में हो रहा है, जाइगोटिक मियोसिस। सारे क्वेश्चंस हैं। यहां पर जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ जाइगोट से रिप्रेजेंटेड है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जाइगोट, ओनली जाइगोट, और कुछ भी स्पोरोफाइट का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि स्पोर स्पोरोफाइट का पार्ट होता है। नहीं, यहां पर स्पोर्स मियोसिस से बन रहे हैं, वो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, वो गैमेटोफाइट का पार्ट है। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखिएगा। तो कोई आपसे पूछे कि गैमेटोफाइट बनाने में पहला सेल कौन सा है? स्पोर। और गैमेटोफाइट का आखिरी सेल कौन सा है? गैमीट। ये फाइनल स्टेज है, ये इनिशियल सेल है, इसके बाद स्पोरोफाइट चालू हो जाता है, राइट? सो वही इंफॉर्मेशन मैं यहां लिख देती हूं, दैट स्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, मियोस्पोर्स हैं, मियोसिस से बने हैं, मियोस्पोर्स हैं। स्पोर्स, दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। आया समझ में? ये सेक्सुअल साइकिल है स्टूडेंट्स, दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो होता है। वो कैसे होता है? वो तो बड़ा आसान है। ये गैमेटोफाइट है, ठीक है, इससे स्पोर्स बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर्स। वो किससे बनेंगे? माइटोसिस से। तो वो माइटोस्पोर्स हैं, माइटोस्पोर्स। अब वो मोटाइल भी हो सकते हैं, जैसे जूस्पोर्स। ये अनफेवरेबल कंडीशन है तो एक आइनिड बन जाएगा, हिप्नोस्पोर बन जाएगा, अपन ने पढ़ा है। और बस वो जर्मिनेट करके सीधे से न्यू प्लांट बना देंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऊपर वाला जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां भी स्पोर बन रहे हैं, वहां भी स्पोर बन रहे हैं। ये स्पोर मियोसिस से बन रहे हैं, ये मियोस्पोर्स है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ये स्पोर्स माइटोसिस से बन रहे हैं, ये एसेक्सुअल का पार्ट है। स्पोर्स जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बनाते हैं, पर ये स्पोर्स मियोसिस से बने हैं। गैमीट्स जो होते हैं, आप कहोगे मैम गैमीट भी तो हैप्लॉइड है, तो ये क्यों नहीं डायरेक्ट प्लांट बॉडी बना देता? ये सब झमेला ही खत्म होता। ध्यान रखिए, गैमीट हमेशा फ्यूज करते हैं। गैमीट कभी ऐसा नहीं होगा, भले ही ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ऐसा कभी नहीं होगा कि बस ये गैमीट जो है ये सीधा प्लांट बॉडी बना दे जर्मिनेट करके। नहीं, यही तो डिफरेंस है। भले ही दोनों हैप्लॉइड हैं, दोनों गैमेटोफाइट का पार्ट हैं, लेकिन फिर भी इनका फंक्शन अलग अलग है। यही तो बेसिक्स है जो हमें समझना है। गैमीट्स हमेशा फ्यूज करेंगे, गैमीट्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। स्पोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बन रहे हैं और एसेक्सुअल में भी बन रहे हैं, हालांकि वो अलग अलग होंगे। इज इट वेरी मच क्लियर टू यू? सो जाइगोट सिर्फ स्पोरोफाइट का पार्ट है, बाकी सब गैमेटोफाइट है। यहां पर मेन पूरी जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट है, और जाइगोट तो दिखता है नहीं, तो देखने पे क्या लगेगा कि इसमें सिर्फ गैमेटोफाइट है। इसीलिए इसे होमोमॉर्फिक
ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। मैं अभी इसको थोड़ा सा और समझाती हूं। होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है जब दो जनरेशन्स दिखाई दे। दो जनरेशन मतलब गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जैसे मैं आपको ब्रायोफाइट्स में बताऊंगी। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जैसे एक गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट है बॉडी उसकी, और उस पर गैमेटोफाइट अलग से दिखता है, आप बाहर से नेकेड आई से देख सकते हो उस बॉडी को लगा हुआ। तो वहां पर दो जनरेशन्स हैं, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ऑल्टरनेटिंग, और दिखती हैं वो हेटेरोमॉर्फिक। दो मॉर्फोलॉजी, दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट, उसे हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही तरह की मॉर्फोलॉजी दिख रही है गैमेटोफाइट की। स्पोरोफाइट तो जरा सी देर के लिए बनेगा, बस जाइगोट, जैसे ही मियोसिस हुआ फिर से गैमेटोफाइट। यहां पर पूरी प्लांट बॉडी सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट दिखाई देती है। इसीलिए ये सेम मॉर्फोलॉजी, एक ही मॉर्फोलॉजी, होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको कहते हैं। दिस मीन्स ओनली गैमेटोफाइट इज विजिबल। तो गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद जाइगोट बना विच इज स्पोरोफाइट, और फिर तुरंत गैमेटोफाइट बन गया। सो दिस इज होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गैमीट फॉर्मेशन बाय माइटोसिस, spore, sexual spore formation by meiosis, that is zygotic meiosis will occur. Spore is the first cell of gametophyte. Please note this down. Now students, यहाँ पर हालांकि हम NCERT से अब थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं, हमें कुछ एल्गी की लाइफ साइकिल्स का आइडिया होना चाहिए। हालांकि अब आपने बेसिक स्कीम प्लान पढ़ लिया है तो आपके लिए बहुत इजी होगा वो, क्योंकि उन तीनों की जो लाइफ साइकिल्स हैं वो हैप्लॉन्टिक ही हैं। जी हाँ, मैं 3 ग्रीन एल्गा की बात कर रही हूँ, विच इज़ क्लमाइडोमोनास, जिसे अब हालांकि हम प्रोटेस्टा में रखते हैं, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। तो उसके बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लमाइडोमोनास की, जो आपको आना चाहिए। इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, अपने को इस पर रिसर्च नहीं करनी है। पहला पॉइंट, ये यूनिसेल्युलर है और क्लोरोफाइसी का मेंबर है, मतलब ग्रीन एल्गी है। नाउ ये फ्रेश वाटर में रहता है। ऑफ कोर्स सभी ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में, एक्सेप्ट फ्यू फ्रेश वाटर है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ समझना, ये ऐसा है, लाइक दिस। ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप्ड, मैंने आपको बताया भी था और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज कप शेप्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कप शेप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके क्लोरोप्लास्ट में हमें अपन ने पढ़ा था ग्रीन एल्गी में पायरेनॉइड्स मिलते हैं, स्टोरेज बॉडीज। इसमें एक ही सिंगल पायरेनॉइड मिलता है क्लमाइडोमोनास में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंगल पायरेनॉइड इन क्लोरोप्लास्ट। बाकी ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड था वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, पायरेनॉइड्स नहीं बने थे। याद है, बीच में प्रोटीन, चारों तरफ स्टार्च, वही बात कर रही हूं मैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। इस कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो है इसके यहां पर है, इसके अंदर नहीं है, यहां पर है। ये साइटोप्लाज्म होगा ऑफ कोर्स पूरा। नाउ यहां पर 2 फ्लैजिला हैं और ये दोनों इक्वल साइज के हैं, दोनों स्मूथ है, हम जानते हैं। सो यहां पर 2 इक्वल अपाइकल आइसोकॉन्ट, यानी दोनों स्मूथ हैं, एक से हैं बिल्कुल। विप्लैश लिख सकते हैं अपन, विप्लैश या स्मूथ फ्लैजिला है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये इसकी बेसल बॉडी होगी जहां से फ्लैजिला निकला है, लाइक दिस। और यहां पर एक आई स्पॉट होता है स्टूडेंट्स, आई स्पॉट। ये फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है, ये लाइट को परसीव करता है और जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ फिर फ्लैजिला की हेल्प से ये मूव करके जाता है और वहां पर फिर जो इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो सनलाइट को ट्रैप करके और फूड का सिंथेसिस करते हैं। सो ये फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, फोटो सेंसिटिव। अब इसमें भी वही सेम कहानी होगी, इसमें भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है,
बिल्कुल सेम कहानी चलेगी। इसमें फ्रैगमेंटेशन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, एसेक्सुअल में जू स्पोर्स बन सकते हैं, ए प्लानो वो सब कुछ हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो इसमें आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो दोनों गैमीट्स बनते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं और दोनों मोटाइल होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आइसोगैमस है और मोटाइल गैमीट्स बनते हैं, सेम है, सेम साइज के हैं और मोटाइल गैमीट्स बनते हैं, और दोनों मोटाइल मतलब फ्लैजिला होता है, यानी दो फ्लैजिला होते हैं हमेशा, सो बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं वो, ये फिक्स है। जबकि जब मैं यूलोथ्रिक्स पढ़ाऊंगी तो यूलोथ्रिक्स में मैं आपको बताऊंगी वहां भी दोनों गैमीट्स हमेशा सेम होंगे, साइज में, शेप में, सब में दोनों मोटाइल होंगे, लेकिन वो बायफ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, टेट्रा फ्लैजिलेट भी हो सकते हैं, और क्योंकि 2 to 8 फ्लैजिला पढ़ा है ना, ग्रीन एल्गी में हो सकते हैं। और स्पाइरोगायरा जब पढ़ाऊंगी तो वहां पर जो है एन आइसोगैमस होता है और दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, राइट। सॉरी, वहां भी आइसोगैमस होता है, आई एम सो सॉरी, सेम शेप एंड साइज के गैमीट्स बनेंगे, लेकिन वो दोनों नॉन मोटाइल होंगे, बट यहाँ मोटाइल है, बायफ्लैजिलेटेड है। मतलब कैसी सिचुएशन होगी समझिएगा, जैसे सपोज ये एक क्लमाइडोमोनाज है, राइट, लाइक दिस। ये जो क्लमाइडोमोनाज है, ये 2 गैमीट्स बने, तो 2 जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज करेंगे। तो जैसे सपोज करो ये तो इसका गैमिटोफाइट है, ठीक है, गैमिटोफाइट, हालांकि ये यूनिसेल्यूलर है। अब इससे गैमीट्स बने, एक से मेल गैमीट बना, एक से फीमेल गैमीट बना मान लीजिए, तो गैमीट्स भी कैसे हो गए, वही सेम, ये एक गैमीट हो गया, ये दूसरा गैमीट हो गया, बिल्कुल सेम साइज के हैं ये, तो ये आइसोगैमीट्स हैं और मोटाइल हैं और हमेशा बायफ्लैजिलेटेड है, ये फिक्स है, ठीक है। अब ये गैमीट्स जो हैं इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वही सेम कहानी है स्टूडेंट्स। फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, टेट्राफ्लैजिलेट। ये तो NN है गैमीट्स, ये 2N बन गया। अच्छा देखो, इसको अब मैं मेल फीमेल नहीं लिख सकती क्योंकि बिल्कुल सेम है दिखने में, तो आप ये नहीं कह सकते कौन सा मेल है फीमेल है, बट हाँ 2 गैमीट्स चाहिए। अब यहाँ पर, और जो माइटोसिस से बने होंगे, अब यहाँ पर ये जाइगोट बना, इसमें 4 फ्लैजिला हैं, ये टेट्रा फ्लैजिलेट जाइगोट बन गया। ये स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है ना। अब इसमें फिर ये अपना फ्लैजिला अंदर ले लेता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये 2N ही है, जाइगोट ही है। अब ये अंदर चले गए, ये जाइगोट बन गया, और इसके बाद में अब इस जाइगोट में मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस जब होगा तो स्पोर बनेगा, और फिर वो स्पोर हैप्लॉइड है और वो न्यू क्लमाइडोमोनास जर्मिनेट करके बना देगा। यूलोथ्रिक्स में सेम साइकिल होगी, बस गैमीट्स जो हैं वो या तो दोनों बायफ्लैजिलेटेड होंगे या दोनों टेट्राफ्लैजिलेटेड होंगे। अगर टेट्रा हुए तो यहां पर 8 फ्लैजिला का जाइगोट बनेगा, ऑफ कोर्स फिर स्पोर और गैमेटोफाइट बनेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें। और जो मैंने आपको अलग से बताया था कि हो सकता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना जाए, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाए, तब भी यहां से बहुत सारे ऐसे स्पोर्स निकलेंगे, ये भी बायफ्लैजिलेट स्पोर्स हैं, और फिर वो जर्मिनेट करके और ये बना देंगे, सिंपल जर्मिनेट करके। जर्मिनेशन के बाद ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, जो जू स्पोर्स हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन है, मोटाइल है, वही सेम बायफ्लैजिलेटेड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जू स्पोर्स भी मोटाइल हैं, बायफ्लैजिलेटेड हैं, और इसमें जो गैमीट्स बनते हैं वो भी मोटाइल हैं, बायफ्लैजिलेटेड हैं। बट अगर गैमीट्स हैं तो वो डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल नहीं बना सकते हैं, वो जाइगोट बनाएंगे, फिर मियोसिस होगा, फिर स्पोर बनेगा, फिर न्यू इंडिविजुअल बनेगा। जबकि अगर एसेक्सुअल स्पोर है तो वो डायरेक्टली जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बना सकता है, अगर फेवरेबल कंडीशन है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो फिर हिप्नोस्पोर्स बनेंगे, या ए काइनीट बनेंगे, या ए प्लानोस्पोर्स बनेंगे, जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है, राइट। सो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ क्लमाइडोमोनास। सेम लाइफ साइकिल यूलोथ्रिक्स की हो जाएगी, बट यूलोथ्रिक्स के बारे में मुझे आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं
तो मैं यहीं लिख देती हूं यूलोथ्रिक्स, जिसे हम पॉन्ड वूल भी कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये भी फ्रेश वाटर में मिलेगा, ये भी ग्रीन एल्गा है, फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गा, लेकिन ये यूनिसेल्यूलर नहीं है, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं और एक फिलामेंट की तरह होते हैं। याद है आपको पढ़ने पड़ा था यूएस फिल्म्स, अमेरिकन फिल्म्स, यूएस फिल्म्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा दोनों फिलामेंटस हैं। सो ये फिलामेंटस हैं, फिलामेंट की तरह हैं, और अनब्रांच्ड है। फिलामेंट दोनों तरह के हो सकता है, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड। ये अनब्रांच्ड फिलामेंटस है, ऐसा है इसका थैलस, ये इंपॉर्टेंट है। और फिलामेंट मतलब कई सारे सेल्स हैं, यानी कि ये मल्टी सेल्यूलर है, ये यूनिसेल्यूलर नहीं है। ये एक डिफरेंस आ गया इसमें, राइट। अब यहां पर किस तरह से होता है इसको समझिएगा। इसमें कुछ एक काम करो, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यूलोथ्रिक्स में क्या होगा, सब कुछ सेम है, बस इसके जो जूस्पोर्स बनते हैं ना, वो बाइफ्लैजिलेट या टेट्राफ्लैजिलेट दोनों हो सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो मैं लिख नहीं रही हूं, वही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, सेम जाइगोटिक मियोसिस होगा, गैमीट्स सेम वही माइटोसिस से बनेंगे, सब कुछ सेम होगा, बट ये मल्टी सेल्यूलर है। कैसा होता है समझिएगा, जैसे इस तरह की बॉडी है इसकी, मल्टी सेल्यूलर है, ये बहुत सारे सेल्स हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। ये जो सेल है टॉप पे, इसे अपाइकल सेल बोलते हैं। ये डोम शेप का होता है, गुंबद आकार का डोम शेप। और जो सबसे नीचे वाला है ये पोर्शन, इसे राइजोइडल सेल बोलते हैं। राइजोइड का मतलब रूट होता है, ये रूट जैसा सेल है। प्लांट्स में जैसे रूट होती है, रूट मतलब ताकि वो सबस्ट्रेटम पे अटैच हो सके, इसे हैप्टेरॉन भी कहते हैं, हैप्टेरॉन। दिस इज फॉर अटैचमेंट, मैं लिख देती हूँ फॉर अटैचमेंट। सेम ऐसा ही स्पायरोगायरा में भी मिलेगा सब कुछ हमें। ये मेन सिलेंड्रिकल बॉडी है इसकी, ये सेल वॉल है, ऑफ कोर्स सेल वॉल होगी ही इसमें, वही पेक्टिन और पेक्टोज और सेल्यूलोज की बनी हुई। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इसके सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसा होता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा इसमें, जैसे गर्डल शेप का, ऐसा। गर्डल ऐसा, जैसे वो होता है ना हॉर्स शू शेप्ड भी अपन बोल सकते हैं। तो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कप शेप्ड का नहीं है, वो गर्डल या हॉर्स शू शेप्ड है। एक तो ये डिफरेंस हो गया, हॉर्स शू शेप्ड। और वहां पर एक क्लोरोप्लास्ट में एक ही पायरेनॉइड था, स्टोरेज बॉडी, यहां पर फ्यू हो सकते हैं। सो यहां पर फ्यू पायरेनॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लमाइडोमोनास में सिंगल था, यहां पर फ्यू होते हैं। स्पायरोगायरा में और ज्यादा होते हैं पायरेनॉइड्स एक क्लोरोप्लास्ट में, और वहां पे क्लोरोप्लास्ट रिबन या स्पाइरल शेप का होता है, अभी बना के दिखाती हूं आपको। तो स्पायरोगायरा में कैसी सिचुएशन होगी, बिल्कुल सेम है। ये राइजोइडल सेल हो गया, ये पूरा इसका फिलामेंट है, अनब्रांच्ड है, देखो कोई ब्रांचेस नहीं है। ये डोम शेप्ड सेल हो गया, और इस तरह से ये सेल्स रहते हैं लाइक दिस। ये मैं स्पायरोगायरा बना रही हूं, ये यूलोथ्रिक्स है। ये सारे पॉइंट्स सेम हैं स्पायरोगायरा और इसके बारे में। ये भी फ्रेश वाटर है, ये भी ग्रीन एल्गा है, ये भी फिलामेंटस है, ये भी अनब्रांच्ड है, ये भी मल्टी सेल्यूलर है। इसे पॉन्ड वूल कहते हैं, इसे पॉन्ड सिल्क कहते हैं। इसमें भी ये राइजोइडल सेल सेम है, इसमें भी अपाइकल सेल सेम है, इसमें भी सेल वॉल सेम है, लेकिन इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसा रहता है, रिबन शेप का, लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिबन या स्पाइरल, और ये कई बार क्वेश्चन आया है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। और इसमें मैनी, बहुत सारे, इसके अंदर कई सारे ऐसे पायरेनॉइड्स रहते हैं, बहुत सारे। सो मैनी पायरेनॉइड्स,
ये भी एक डिफरेंस हो गया, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है सेल के अंदर लाइक दिस, उसी में ये क्लोरोप्लास्ट सस्पेंडेड रहता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है थोड़ा सा, तो इसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जबकि स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, 2 स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता। इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिलते हैं दोनों में ही। अब इनकी लाइफ साइकिल भी बिल्कुल इसके जैसी है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी आइसोगैमस ही है, उसमें भी आइसोगैमस है, लेकिन यहां पे जो गैमीट्स बनेंगे वो नॉन मोटाइल गैमीट्स बनते हैं, सेम शेप एंड साइज के हैं बट नॉन मोटाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि यहां पर जो होगा यूलोथ्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी आइसोगैमस है, लेकिन यहां पर मोटाइल गैमीट्स हैं, क्लमाइडोमोनास की तरह। तो क्लमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दोनों में आइसोगैमस एंड मोटाइल गैमीट्स हैं, यहां पर भी आइसोगैमस है पर नॉन मोटाइल गैमीट्स है, हमने ट्रिक में भी लर्न किया था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, अगर आप देखो, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पर मैंने सेल को लंबा ज्यादा बनाया है और चौड़ा कम बनाया है, यहां पे मैंने वाइडर ज्यादा बनाया है और लेंथ कम बनाई है। जी हाँ, ये डिफरेंस होता है। सो यहां पर लेंथ इज लेस देन विड्थ और यहां पर लेंथ इज मोर देन विड्थ। आप इसको याद भी रख सकते हो कैसे, ये रिबन है ना क्लोरोप्लास्ट, तो रिबन तो ऐसा बनाते हैं ना अपन, तो रिबन में लेंथ ज्यादा होती है और विड्थ कम होती है, तो ये रिबन शेप है इसीलिए यहां पर लेंथ ज्यादा है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे आपको बताना है, और वो ये है कि क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि देखो क्लमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल तो मैं नहीं बना रही हूँ, वो बिल्कुल यूलोथ्रिक्स की नहीं बना रही हूँ, वो बिल्कुल इसी की तरह होगी, लेकिन स्पायरोगायरा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है जो अपने को समझना जरूरी है। वो ये है कि जब स्पायरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो एक प्रोसेस से होता है जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ये सिर्फ स्पायरोगायरा की बात कर रही है। कॉन्जुगेशन, इसका मतलब समझना। चलो तो एक पॉइंट और बताती हूँ। क्लमाइडोमोनास में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी दोनों गैमीट्स पानी में मिलेंगे और मीट करेंगे। यहां भी सेम वैसे ही होगा, मैं लिख देती हूं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाकी पॉइंट्स मैं लिख नहीं रही हूं, मैं बार बार बोल रही हूं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जाइगोटिक मियोसिस है, वो सब कुछ सेम है। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लाइक क्लमाइडोमोनास, बिल्कुल सब कुछ क्लमाइडोमोनास की तरह, बट यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है। क्यों मिलेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन? रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो गैमीट्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, वो नॉन मोटाइल हैं, वो नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, और अगर उनमें फ्लैजिला ही नहीं है और अगर आपने उसको बाहर निकाल दिया तो पानी में मूव कैसे करेगा वो? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम कॉन्जुगेशन कहेंगे। कैसे होगा? दो तरीके से हो सकता है, समझिएगा, एक लेटरल और एक स्क्लेरिफॉर्म। क्या मतलब है? लेटरल का मतलब है एक ही स्पायरोगायरा है, एक ही, ये रहा स्पायरोगायरा, इसके दो बगल बगल वाले सेल, मैं अब क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं बना रही हूं, ये और ये एक मेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें? मेल गैमीट में, और ये फीमेल की तरह बिहेव करेगा। इनके बीच में एक ट्यूब बन जाएगी। दो तरीके से हो सकता है, या तो यहां ट्यूब बन जाए, ये इधर पास हो जाए, ये अब जाइगोट में कन्वर्ट हो जाए, या तो एक ये तरीका है। इसे कहते हैं लेटरल और डायरेक्ट। सो लेटरल में भी ये कैसा हो गया? डायरेक्ट, ये जो फर्स्ट सिचुएशन है। या कभी कभी कैसा होता है, इस तरह से ट्यूबिंग बन जाए, ऐसा, और यहां से ये पास होके इधर आ जाए, लाइक दिस। ये बी सिचुएशन है, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट, पर है लेटरल ही। लेटरल मतलब एक ही स्पायरोगायरा, एक ही थैलस के दो सेल्स
गैमीट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन विद इन सेम थैलस, विद इन सेम थैलस, विद इन सेम स्पाइरोगायरा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये एक स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है, ये एक और स्पाइरोगायरा का फिलामेंट है, इसका कोई एक सेल मेल की तरह वर्क करे, इसका कोई एक सेल फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करे और इनके बीच में ये ट्यूब बन जाए, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाए और उसके थ्रू ये इधर चला जाए। ये स्क्लेरी फॉर्म है। सो यहां पर अभी भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है, बॉडी के अंदर हो रहा है, नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं, बट फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू थैलस। आया समझ में? तो एक ही थैलस में हो रहा है, बगल बगल में लेटरल, दो में हो रहा है स्क्लेरी फॉर्म, और एक ही में डायरेक्ट ट्यूब बन रही है तो डायरेक्ट लेटरल, और ऐसे जा रहा है तो इनडायरेक्ट लेटरल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्लेरी फॉर्म और लेटरल कॉन्जुगेशन किस में होता है, कौन सी एल्गी में होता है, ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा में होता है। ये क्वेश्चन आता है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसका जब भी जाइगोट बनता है, चाहे इस कंडीशन में चाहे इस कंडीशन में, तो जब भी कॉन्जुगेशन हुआ, सिनगैमी हुई या फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में जो जाइगोट बनता है उसे जाइगोस्पोर कहते हैं। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर। ऑफ कोर्स वो नॉन मोटाइल है, गैमीट्स भी दोनों देख ही रहे हो आप, सब नॉन मोटाइल हैं, सेम साइज के हैं, आइसोगैमीट्स हैं, बट नॉन मोटाइल हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और जब ये जाइगोट में मियोसिस होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है जाइगोटिक मियोसिस होता है। ऑफ कोर्स हर मियोसिस के बाद हमें पता है 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, तो यहां भी 4 स्पोर्स बनते हैं, सब में क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, सब में 4 स्पोर्स बनेंगे, और वो 4 स्पोर्स फिर 4 न्यू ऑर्गेनिज्म बना देंगे, 4 न्यू क्लमाइडोमोनास या 4 न्यू यूलोथ्रिक्स। बट यहां पर 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डीजेनरेट। सिर्फ एक जर्मिनेट करता है, ओनली 1 स्पोर जर्मिनेट। तो 1 से कितने न्यू फिलामेंट्स बन सकते हैं? ओनली 1 न्यू फिलामेंट या न्यू स्पाइरोगायरा फॉर्म्ड। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, इसीलिए ये आपको यहां पढ़ाया है। हालांकि एनसीईआरटी आगे की कहानी है ये। तो सब कुछ सेम है, लेकिन यहां पर 3 डीजेनरेट होके 1 ही रहता है। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि 100 जाइगोस्पोर्स से कितने न्यू स्पाइरोगायरा बन सकते हैं, बताइए। नॉर्मली तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर मैं बोलूं 100 जाइगोस्पोर्स यूलोथ्रिक्स के हैं तो कितने बनेंगे, तो 100 में मियोसिस हुआ तो 400, 1 से 4, तो 100 से 400 स्पोर्स बनेंगे, 400 से 400 यूलोथ्रिक्स के फिलामेंट्स बन सकते हैं। बट अगर 100 जाइगोस्पोर्स स्पाइरोगायरा के हैं तो 300 तो डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ 100 बचेंगे, तो उससे सिर्फ 100 ही न्यू फिलामेंट फॉर्म होगा। ये क्वेश्चन आता है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये सिर्फ स्पाइरोगायरा पर लागू हो रहा है कि यहां पर 1 जाइगोट या 1 जाइगोस्पोर से 1 हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, मियोस्पोर, और उससे 1 ही न्यू फिलामेंट बनेगा। बाकी सब में 4 बनेंगे। प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स एक बार क्विकली समराइज करती हूं, बहुत ज्यादा डिटेल्स इसकी हमें नहीं पढ़नी है, बस इतना समझ लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनेंगे, मेन बॉडी गैमेटोफिटिक है, हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हैप्लॉइड है, माइटोसिस होगा, हैप्लॉइड ही स्पोर्स बनेंगे, यानी उन्हें माइटोस्पोर्स कहेंगे, वो जर्मिनेट करेंगे और न्यू बॉडी बना देंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो एक आइनीड, हिप्नोस्पोर, वो सब बन जाएगा। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसी गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, यूनिसेल्युलर नॉन जैकेटेड, एक्सेप्ट कारा में मल्टीसेल्युलर जैकेटेड होते हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स गैमीड्स बनाएंगे,
मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अगर सेम गैमीट है, दिखने में तो मेल फीमेल नहीं कह सकते, पर दो गैमीट होंगे, हैप्लॉइड होंगे, माइटोसिस से बन रहे हैं, ये फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, वो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुरंत इस जाइगोट में मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस, और स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स मियोसिस से बन रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स है। एक जाइगोट से 4 स्पोर्स बनेंगे एक्सेप्ट इन स्पाइरोगायरा, और फिर उससे न्यू इंडिविजुअल बनेगा। इतना समझ में आया? अब यहां पर ध्यान रखिए, क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा तीनों ग्रीन एल्गी हैं, तीनों फ्रेश वाटर हैं, लेकिन क्लमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है और स्पाइरोगायरा यूलोथ्रिक्स मल्टी सेल्युलर है। ये फिलामेंटस हैं, मल्टी सेल्युलर है और अनब्रांच्ड फिलामेंट है। यूलोथ्रिक्स में विड्थ ज्यादा है सेल की और स्पाइरोगायरा में लेंथ ज्यादा है। क्लमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स दोनों में आइसोगैमस, तीनों में ही आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन यूलोथ्रिक्स और क्लमाइडोमोनास में मोटाइल फ्लैजिलेटेड गैमीट्स बनते हैं, जबकि स्पाइरोगायरा में नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड। इसीलिए इन दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि गैमीट्स मोटाइल है, बट स्पाइरोगायरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के लिए कॉन्जुगेशन जो है वो या तो स्क्लेरी फॉर्म होगा, दो अलग अलग फिलामेंट्स के बीच में, या विद इन अ फिलामेंट होगा जिसको हम लेटरल कहेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सो यहां पर विद इन सेम थैलस या विद इन सेम फिलामेंट भी लिख सकती हूं मैं, यहां पर बिटवीन 2 थैलस या बिटवीन 2 फिलामेंट भी लिख सकती हूं मैं, राइट? नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में 1 जाइगोट से 4 स्पोर्स बनेंगे और वो 4 फिर जर्मिनेट करके 4 न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। अगर क्लेमाइडोमोनास है तो सिंगल सेल्ड, अगर यूलोथ्रिक्स है तो फिलामेंट। बट स्पाइरोगायरा में हमेशा बनेंगे तो 4 स्पोर्स, पर 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 1 ही एक्टिव रहेगा, वही जर्मिनेट करके 1 न्यू फिलामेंट बनाएगा। तो अगर यूलोथ्रिक्स में 100 जाइगोस्पोर्स की बात करें, जाइगोस्पोर मतलब जाइगोट ही है, वॉल सिक्रीट कर लेता है तो उसको जाइगोस्पोर बोल देते हैं, उससे 400 न्यू फिलामेंट्स बनेंगे। बट स्पाइरोगायरा में 100 जाइगोस्पोर्स से 100 न्यू फिलामेंट्स बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक आखिरी पॉइंट के साथ मैं एल्गी को कंप्लीट करूंगी और वो है गाइड्यूकॉफ फिनोमिनन। हम इसे ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया था मोनेरा किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। क्या था गाइड्यूकॉफ फिनोमिना का मतलब? हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे समुद्र की सी की डेप्थ चेंज होगी वैसे वैसे ब्लू ग्रीन एल्गी अपना कलर चेंज कर सकते हैं ताकि वो पर्टिकुलर डेप्थ पे ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को ट्रैप कर सकें और ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकें। सो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन कलर। अपन ऐसा लिख सकते हैं, एबिलिटी टू चेंज कलर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। इसको अपन ने एक और नाम दिया था, किसको याद है? किसको याद है? किसको याद है? कलर चेंज हो रहा है यानी क्रोमा, क्रोमैटिक अडेप्टेशन। और ये हमें किस में मिला था? ब्लू ग्रीन एल्गी में। दिस इज सीन इन ब्लू ग्रीन एल्गी। पर वो आप कहोगे मैम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो आप? रेड एल्गी में भी ये दिखता है, रेड एल्गी। याद है आपको, अपन ने पढ़ा भी था कि रेड एल्गी जो होते हैं उसमें फाइकोबिलिन भी है, ब्लू पिगमेंट भी है, फाइकोसाइनिन, आई मीन एलोफाइकोसाइनिन। तो वो अपना कलर चेंज भी शो कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ द ओशियन, बिकॉज दे आर मोस्टली मेरीन, इसीलिए मैं सी या ओशियन कह रही हूँ, राइट? सो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस वी कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एल्गी, जो थैलोफाइट हैं, बॉडी इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इनटू लीफ, रूट एंड लीव्स, ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, एक्सेप्ट few exceptions like cephalosporus and Harvella। बहुत बढ़िया, मोर देन 50% CO2 को फिक्स करते हैं, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, फूड की तरह यूज होते हैं, बहुत अच्छे हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं लाइक एल्जिन, कैरागीन, आगर। और तीनों क्लासेस के हमने इसके डिफरेंसेस पढ़े। एंड लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, होमोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स, कैसे इनमें इवॉल्वमेंट हुआ और कैसे और बेहतरी की तरफ हम बढ़े, और आखिर क्या एडवांसमेंट्स हुए ब्रायोफाइट्स में, क्या डिफरेंस है ब्रायोफाइट्स में और
एल्गी में, उसको भी हम समझेंगे। और यहां हमने लाइफ साइकिल में देखा एम्ब्रियो कहीं नहीं बना है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है, नॉन ट्रेकियोफाइट्स है, नॉन कॉर्मोफाइट्स है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।